नमस्कार। भारतीय इतिहास की जब बात होती है तो अक्सर बड़े बड़े साम्राज्यों का जिक्र होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उन बड़े साम्राज्यों के अलावा भी कई ताकतें थीं? आज हम ऐसे ही दो भुला दिए गए साम्राज्यों की कहानी जानेंगे, गोंडवाना और गजपति। ये वो ताकतें थीं जो मुगल काल से ठीक पहले अपने अपने इलाकों में काफी मजबूत थीं। तो एक सवाल उठता है, बड़े बड़े साम्राज्यों के आने से पहले भारत का नक्शा कैसा था? असल में तब भारत एक सिंगल यूनिट नहीं था, बल्कि कई छोटी बड़ी क्षेत्रीय ताकतों का एक मोज़ेक था, और हर एक की अपनी अलग पहचान, अपनी अलग कहानी थी। और हमारी आज की कहानी के दो हीरो भी बिल्कुल ऐसे ही दो अलग अलग इलाकों से आते हैं। एक तरफ थे मध्य भारत के गोंड। सोचिए, घने जंगलों से निकलकर उन्होंने अपना एक साम्राज्य खड़ा किया। और दूसरी तरफ थे उड़ीसा के गजपति, जो समुद्र तट पर एक शानदार साम्राज्य चला रहे थे। तो जाहिर है, एक जंगल की ताकत थी तो दूसरी समंदर और मंदिरों की। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इन दोनों ने सत्ता तक पहुंचने के लिए कौन से रास्ते अपनाए। मतलब इनकी शुरुआत हुई कैसे? सबसे पहले बात करते हैं गोंडवाना की। इनकी कहानी आप कह सकते हैं एक आदिवासी बदलाव की कहानी है। हुआ ये कि 14वीं सदी के आसपास मध्य भारत के जंगलों में रहने वाले गोंड कबीलों ने अपनी ताकत को इकट्ठा करना शुरू किया, और देखते ही देखते जो कभी छोटे छोटे कबीलाई सरदार हुआ करते थे, वो एक मजबूत क्षेत्रीय साम्राज्य के रूप में उभर आए। और इस साम्राज्य को मजबूत बनाने का श्रेय जाता है इसके कुछ महान शासकों को। इनमें सबसे बड़ा नाम है संग्राम शाह का, जिन्होंने 1480 से 1541 तक राज किया और साम्राज्य को बहुत दूर तक फैलाया। और फिर एक और नाम जो हमेशा याद रखा जाता है वो है रानी दुर्गावती का। 1540 से 1564 तक उन्होंने शासन किया, और उनकी बहादुरी के किस्से आज भी सुनाए जाते हैं। आपको संग्राम शाह की ताकत का अंदाजा एक नंबर से लग सकता है, 52। जी हां, 52। इतने किले उन्होंने बनवाए थे, और ये सिर्फ पत्थर की दीवारें नहीं थीं, ये गोंडवाना के एक होने और उनकी मिलिट्री पावर का जीता जागता सबूत थे। अच्छा, अब गोंडों से बिल्कुल अलग कहानी है गजपतियों की। इनकी शुरुआत एकदम डिफरेंट थी। 15वीं सदी में जब गजपति राजवंश उड़ीसा में सत्ता में आया, तो उन्होंने सब कुछ जीरो से शुरू नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने से पहले राज कर रहे पूर्वी गंग राजवंश की परंपराओं को, उनकी हिंदू राजशाही की लेगेसी को विरासत में लिया और उसी को आगे बढ़ाया। इनके भी कुछ बड़े शासक हुए, जैसे एक कपिलेंद्र देव, जिन्होंने इस राजवंश की नींव रखी और एक महान विजेता साबित हुए। उनके बाद आए प्रताप रुद्र देव। वो कल्चर और आर्ट के बड़े संरक्षक थे, लेकिन उनके समय में बाहरी हमले बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, जिसका उन्हें लगातार सामना करना पड़ा। तो ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि दोनों की शुरुआत कितनी अलग थी, लेकिन इसका असर क्या हुआ? चलिए अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक जंगल के साम्राज्य और एक मंदिर के साम्राज्य में समाज, शासन और संस्कृति बिल्कुल अलग अलग ढंग से विकसित हुए। ये जो टेबल है, ये इन दोनों साम्राज्यों के बीच के फर्क को बहुत अच्छे से दिखाता है। सबसे पहले समाज को देखिए। गोंड समाज की नींव उनकी अपनी आदिवासी परंपराओं पर टिकी थी। वहीं दूसरी तरफ गजपति समाज कास्ट सिस्टम पर आधारित था और जगन्नाथ कल्ट का उस पर गहरा असर था। और ये फर्क सिर्फ समाज में ही नहीं, उनकी इकोनॉमी में भी साफ दिखता है। गोंडवाना की पूरी अर्थव्यवस्था जंगल पर निर्भर थी। मतलब रेवेन्यू आता था अनाज, शहद, लकड़ी जैसी चीजों से। इसके बिल्कुल उलट उड़ीसा की इकोनॉमी, वो खेती, साउथ ईस्ट एशिया के साथ समुद्री व्यापार और मंदिरों को मिलने वाले भारी भरकम दान पर चलती थी। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत का खेल बड़ा अजीब होता है। ये दोनों साम्राज्य एक दूसरे से इतने अलग थे, फिर भी आखिर में दोनों का सामना एक ही दुश्मन से हुआ, एक ऐसी उभरती हुई महाशक्ति से जिसने उनके अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर दिया। और वो चुनौती थी मुगल साम्राज्य। साल था 1564। ये वो वक्त था जब मुगलों की नज़र गोंड राज्य गढ़कटंग पर पड़ी। और यहीं पर हमें रानी दुर्गावती की बहादुरी का वो रूप देखने को मिलता है जो इतिहास में अमर हो गया। मुगल जनरल आसफ खान के सामने उन्होंने जो कहा, वो उनके जज्बे को दिखाता है। अपमान के सागर में जीने से बेहतर है कि शान से मर जाया जाए। मतलब साफ था, वो आखिरी सांस तक अपनी आज़ादी के लिए लड़ेंगी, और हुआ भी वही। आखिरकार बढ़ते हुए मुगल साम्राज्य ने इन दोनों क्षेत्रीय ताकतों को अपने में मिला लिया।
1564 में गोंडों की हार हुई और रानी दुर्गावती की शहादत के साथ ही गढ़कटन की आज़ादी खत्म हो गई। इसके कुछ दशकों बाद 1590 में अकबर के जनरल मान सिंह ने गजपति साम्राज्य पर भी मुगल परचम लहरा दिया। तो सवाल ये उठता है कि हम इन दोनों साम्राज्यों के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? इनके इतिहास से हमें क्या समझना चाहिए? देखिए, ये दोनों साम्राज्य भारतीय इतिहास में अपनी एक खास विरासत छोड़ गए हैं। गोंड हमें दिखाते हैं कि कैसे आदिवासी समाज भी एक ऑर्गेनाइज स्टेट बना सकते हैं, अपनी परंपराओं को मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल मॉडल्स के साथ जोड़कर। वहीं दूसरी तरफ गजपति उस क्लासिकल हिंदू राजशाही की परंपरा को दिखाते हैं, जिसके केंद्र में मंदिर, समुद्री ताकत और बेहतरीन कला थी। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जरा सोचिए, इतिहास ने सत्ता और साम्राज्य बनाने के ऐसे ही न जाने कितने अलग अलग मॉडल्स, कितने अलग अलग तरीकों को भुला दिया होगा, जिनका जिक्र हमें किताबों में भी नहीं मिलता।